मामला आर या पार का है, क्योंकि बाजार जिन लेवल्स पर है या तो होगी बड़ी तेजी या फिर जाएंगे पूरी तरह से मंदी के माहौल में। ऐसे में हमने एक शुरुआत की है एक खास सीरीज की कि वाकई में इस बाजार में आगे के लिए डायरेक्शन क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं, और जो लोग पैसा लगा चुके हैं और अपने पैसे लगाने के सवाल पर फिर से विचार कर रहे हैं सही किया या नहीं, उनके लिए क्या संदेश है, और जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज और निवेशकों की पल्स को बहुत ही गहरी और बारीकी से पहचानने और पकड़ने वाले बीएम वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के को फाउंडर और पार्टनर बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज लंबे समय बाद हमारे स्टूडियो में भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बसंत जी जा रहे हैं अमेरिका 18 तारीख को और अमेरिका के बाज़ारों को संभालने के लिए, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आप बड़ी यात्रा पर जाएं महीने भर के लिए, मैंने कहा आपको एक बार बुला के पूछा जाए, जाते जाते एक बार डायरेक्शन देकर जाए। तो सर पूरी तरह से बिजनेस ट्रिप है या घूमने फिरने का इरादा है? नहीं, बिजनेस नहीं है, घूमने फिरना ही है। पूरा घूमने फिरना? बिजनेस तो यहाँ 24 घंटे करते ही हैं, वहाँ जाके अब क्या बिजनेस करेंगे फिर। चलिए बहुत बढ़िया है। वाकई में इतने आपके बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल कर घूमने के लिए भी निकालें, ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, चलिए शुरुआत फिर अमेरिका से ही करते हैं। हो क्या रहा है अमेरिका के मार्केट में? नैस्डैक बेयर मार्केट में आ गया, डाउ लगभग पहुंच रहा है, इतना क्या खराब है? दो चीज़ें अनिल जी। पहली बात है, खराब से खराब न्यूज़ ले आइए आप, जितनी खराब ले आनी है। वो फोकस नहीं होना चाहिए कि न्यूज़ कितनी खराब है, फोकस ये होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग कितनी हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल दूं, कोई मुझे मिलता है, मेरे फादर की डेथ हुई थी 23 साल पहले। अंकल कैसे हैं? अंकल को तो डेथ हो गई, कैंसर हो गया, ये हो गया। तो मुझसे ज़्यादा उसको उस मोमेंट पे मेरे लिए तो मैटर ऑफ फैक्ट हो गया है। 23 साल निकल गए, उसको लगता है अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने उस न्यूज़ को डिस्काउंट कर लिया। तो कोविड आया फॉर एग्जांपल, करेक्ट। कोविड की मंदी मुझे लगता है 23 मार्च को खत्म हो गई थी 2000 में, जब इंडेक्स ने डाउन सर्किट मारा, उसे डिस्काउंट कर लिया। फिर तो तेजी का बाजार था, लेकिन हम कोविड के फिगर देख देख के घबरा रहे थे। करेक्ट। तो अगर अमेरिका में रिसेशन है, जो आएगा नहीं आएगा दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे दूसरी बात है, कितना हर आदमी को पता है। अगर हर आदमी को पता है देन इट इज नो मोर अ न्यूज़, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो मुझे लगता है इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक ये सब डिस्काउंटिंग हो जाएगी, अनलेस कोई बहुत ही नया तोप हो निकल के आए। और मैं आपको सिंपल स्टेटस बताता हूँ, जिस हिसाब से मेटल और कमोडिटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, राइट, मतलब कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तो हिंडाल्को 600 का 400 नहीं आता, टाटा स्टील ऊपर से नीचे नहीं आते, सेल 80 रुपया नहीं होता। ये इसलिए गिर रहे बिकॉज ये हमें बता रहे हैं कि अब इनकी तेजी कम हो रही है। तो मेटल और कमोडिटी से हमको एक पहला इंडिकेशन मिल रहा है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी आएगी, बट मुझे लगता है वर्स्ट इधर ही कहीं है, शायद हो भी गया हो, पता नहीं। अच्छी चीज़ बताई आपने। और जब आप अमेरिका जा रहे हैं खर्चा पूरा करके आइए सर, वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि आपने, एक तो इन्फ्लेशन वाली बात हो गई कि चलिए इन्फ्लेशन, कमोडिटीज़ के दाम जिस तरह से कंट्रोल में आ रहे हैं। दूसरी बात है पैसा। तो जो 2020 से हमने कोविड के बाद से तेज़ी देखी, पैसा सबके पास था अमेरिका में स्पेशली। तो अब तो फेड पैसा भी लेने के चक्कर में वापस बैलेंस शीट टाइट कर रहा है, तो उसका असर भी पड़ेगा या वो भी डिस्काउंट? आप देखिए उसका, मैं अमेरिका बाजार देखता हूँ काफी क्लोजली। अब ये कंपनी है लिफ्ट, जो उबर के तरह है वहां पे, करेक्ट। वहां पे तो शुरुआत में 30% स्टॉक गिर जाता है। और कौन से स्टॉक गिर रहे हैं वहां? जिनकी कोई कमाई नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जोमेटो, हमने बहुत डिस्कस किया, खराब है, अच्छा है, ये बुरा है। 150 पे आया, अभी 50 रुपया हो गया। प्रॉब्लम जोमेटो में नहीं है, प्रॉब्लम उसका बिजनेस मॉडल में है कि अगर बाजार कम होगा, नीचे होगा, पैसा नहीं रहेगा, तो उसको घाटा करने के लिए और पैसा कौन देगा? तो जिस कंपनी को घाटा करने के लिए और पैसा चाहिए, उनकी पिटाई बेशुमार हो रही है। आप नैस्डैक में भी देखिए 40%, 50%, 60%, 70% तो नॉर्मल स्टॉक्स गिरते हैं। लेकिन जो अपनी अर्निंग्स करेगी, जो कमाने के बलबूता रखती है जो कंपनी, उसमें तो मुझे लगता है ये इससे बड़े तो टाइम ही नहीं हो सकता है लेने। तो फिर एप्पल बेयर मार्केट में क्यों जा रहा है? वो 20% गिर गया। नहीं, सब गिरता है। तो अब आपके घर में 4 बच्चे हैं, 3 फेल हो गए, पिताजी आ गए, तीनों को एक एक चपेट लगाया, तो आप तो नाच नहीं सकते ना उस समय। आपको भी तो थोड़ा चुप से बैठ जाना होगा सोफे पर जाकर। आपने नंबर अच्छे लाए हैं, लेकिन वो होगा। एप्पल तो बायबैक करता है, मुझे नहीं लगता एप्पल में उतनी प्रॉब्लम है, अमेजन में प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ला में प्रॉब्लम नहीं है। अमेजन फिर भी, और अमेरिका में एक और कंसेप्ट चल रहा है जो दुनिया भर में आया, जो स्टे एट होम था वो मोड शिफ्ट हो रहा है। करेक्ट। कि अब मतलब एक और, अब उसका दूसरा एंगल, शायद कोविड अब
निकल गया हमारे दिमाग से, क्योंकि स्टे एट होम स्टॉक से जूम तो मार्च 2020 के नीचे के भाव पे आ गए हैं। सही बात है। इंडिया में भी आप देखिए वही वाला काम हो रहा है। सारे नौकरी जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर में 6000 7000 गया था, अभी उसको पीट पीट के 4400 कर दिया है, क्योंकि नौकरी के अंदर जितनी कंपनियां हैं वो सब लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। राइट। तो उस एंगल से देखना चाहिए। बाजार बहुत पिटाई हो चुकी है, आदमी 20-30% डाउन है, दिमाग खराब रहता है, लेकिन देखा है बहुत सालों से। ठीक बात है। यही एक अनुभव है कि आप ये सब देखने के बाद भी अपने आप को शांत रख पाते हैं। अब इंडियन मार्केट्स पे आता हूँ। अब तक तो हम बहुत मजबूत रहे हैं। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स दम लगाकर पैसा भी लगा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जैसे एडवाइजर्स के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो क्या हमारे यहाँ की समस्याएं सीमित हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सब, अब रिटेल इन्वेस्टर तो बड़ा मेहनत कर रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई चल रही है, आप ऐसा समझिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि एफआईज जब बेचना शुरू करते हैं, एक तो कैरी ट्रेड अनवाइंड भी होता है, वहाँ पे सस्ते भाव पे आप ब्याज पे पैसा लेते हैं, आप उसको करेंसी रिस्क हेज करते हैं और आप इंडिया में आते हैं पैसे बनाने, इमर्जिंग मार्केट्स में जाते हैं, और फिर उससे आप सोचते हैं मैं थोड़ा 3-4-5-6% का स्प्रेड बना लूँ। करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट जब वहाँ बढ़ रहा है तो कैरी ट्रेड भी अनवाइंड होता है, जो हर वक्त होता है। हम लोग रिक जाएंगे, टिक जाएंगे, लेकिन यहाँ से बड़ी तेजी नजर नहीं आती। रेंज बाउंड साल 2 साल, मुझे लगता है 2 साल तक ये बाजार नीचे में यही, ऊपर में 18, 18.5, 19,000 इस बीच में बस ऐसे ग्राइंड होगा, क्योंकि हमारी तेजी हुई थी पैसे से। हाँ। पैसे तो मिल नहीं रहा है, पैसा सिस्टम में है, लेकिन अब एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, वो कुछ कुछ जाएगा भी शायद वापस। लेकिन अनिल जी, ये सब जो ग्रैंड फादर है ना सबके, वो यूएस फेडरल रिजर्व है। करेक्ट। अगर दादाजी को लग गया कि भाई तुम लोग बहुत तेजी कर रहे हो, रुक जाओ, हम लोग सब रुक जाएंगे। हमारा को तो कोई है ही नहीं, हमारा तो सिस्टम ही नहीं है। बट इसमें इंपॉर्टेंटली ये है कि अगर फेडरल रिजर्व शेयर बाजार को खराब करेगा तो उनकी इकोनॉमी और खराब हो जाएगी। अच्छा। यूएस हाउसिंग मार्केट हुआ, यूएस में गाड़ी खरीदने हुआ, इतना पेनिट्रेशन है शेयर बाजार का, क्योंकि हम लोग जैसे ही जब बाजार डाउन रहता है ना, बोले छोड़ो कौन जाए, अभी मार्केट डाउन है, मार्केट खराब है, कोई पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन मन खराब हो जाता है। तो इतनी मेहनत करके उन्होंने 2020 से यूएस शेयर मार्केट को संभाला है, वो इसको खत्म नहीं होने देंगे। चलो, दादाजी जो है फेडरल रिजर्व वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाचा जी आरबीआई गवर्नर साहब, उन्होंने भी इस बार झटका लगाया। 2 पॉलिसी के बीच में सोचा नहीं था कि ऐसा लाकर अचानक से ब्याज दरें बढ़ाएंगे। तो जो महंगाई की और ब्याज दरें बढ़ने की समस्या है हमारे यहाँ भी अब बड़ी होती है। महंगाई तो हम 30 साल से बाजार में हूँ, मैं देख रहा हूँ, इन्फ्लेशन कभी ऊपर कभी नीचे। मुझे नहीं लगता हमको एग्जैक्ट, हमारे प्रॉब्लम है बैंक्स में थोड़ी, बट अदरवाइज जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो इधर उधर, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट में तेजी नहीं है। ये ग्राइंडिंग वाला समय है कि ना ऊपर ना नीचे आपको। हाँ, लेकिन कैश के शेयरों में आपकी जो कंपनियां हैं जो 30% अर्निंग्स ग्रोथ करेगी, वो सब कंपनियों में मुझे लगता है कि अब टाइम आया है कि आप वहां फोकस करें, बजाय कि मोटे मोटे निफ्टी के जो शेयर हैं उसमें। बिकॉज निफ्टी के शेयर में एक और प्रॉब्लम है, वो एफआईआई बेचता है वहां से, आप लोग कितना संभाल लोगे, हम लोग खरीद के, तो हर भाव पे उनको बेचना है। हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसको ऊपर का एग्जिट मिलेगा, हम नीचे करेंगे तो फिर। लेकिन एफआईआईस की भी तो सर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कोविड लेवल पे आ गई है, प्लस अब सारे स्टॉक तो 25-30% उनके भी गिरे हुए हैं, ऊपर से करेंसी 10% गिर गई, तो 40% नीचे बेचेंगे अभी भी। एफआईआई जो है ना, उनके इमोशंस नहीं होते हैं, वो किसी और का पैसा, किसी और का शेयर, मेरे को 10 करोड़ साल की सैलरी मिलती है, तेरे को चाहिए तू ले ले। वो एक बार भी नहीं बोलता है कि ये बाजार नहीं है बेचने का, मत बेचो। आपका ब्रोकर आपको बोल देगा अरे भाई रुक के बेचो, 2 दिन में शायद रिकवरी हो तो बेच दो। लेकिन एफआईआई के इमोशंस नहीं है, वो अमेरिकन सिस्टम है ना, वहाँ सब रीजन से होता है। अच्छा। आपको पैसे चाहिए, मैं सर्किट डाउन बेच करके आपको पैसे दे दूंगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल से एफआईआई का पैसा एज्यूम करना कि वापस आएगा, वो टफ होगा। हमको लड़ते रहना होगा और निकालते रहना होगा समय। तो फिर क्या हमारी अपनी लिक्विडिटी सफिशिएंट है, पर्याप्त है कि हम अपने मार्केट को ज़्यादा न गिरने दें, हो जाएगा? हमारी लिक्विडिटी पर्याप्त है कि हम मार्केट को संभाल लें। तेजी के लिए हमको वाइट लोगों का पैसा चाहिए, हमारे पास इतना दम नहीं, क्योंकि आप ले जाइए 18,000 निफ्टी कर दीजिए, वो फिर 10,000 करोड़ जब 3 दिन बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो आदमी हिम्मत छोड़ देता है ना कि कितना ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिकॉज जब तक वो सेल मोड में है, तेजी तो नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर ले। अगर रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता अभी 12,000 का निफ्टी होता। ये बात सही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी 2 साल से तो दम लगा के खड़े हैं, लेकिन जैसे अब लगेगा कि अगर पैसा नहीं बन रहा तो फिर कितना टाइम तक रहेंगे। और बहुत सारे लोग अब सोचने लगे कि हमने आके गलती तो नहीं की।
है ना, कि गिरा तो इंडेक्स तो 10% गिरा है, 12% गिरा है, हमारे स्टॉक मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बोलता हूँ। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं महीने का 40-50 हज़ार रुपये इधर उधर लगा रहा हूँ। मैं घर में बोल रहा हूँ अभी वॉशिंग मशीन नहीं लेना, अभी फ्रिज नहीं लेना, अभी मैं शेयर बाजार में लगा रहा हूँ। जहाँ 3 महीना घाटा होगा ना, घर में जब डांट पड़ेगी ना, आदमी शेयर बाजार छोड़ देगा, बोले ले भाई तू वॉशिंग मशीन ले ले, फ्रिज ले ले, क्योंकि खुद उसकी भी हिम्मत टूट गई और डांट कौन सुने सारे दिन। तो ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। रिटेल इन्वेस्टर को 2-3 क्वार्टर घाटा होएगा, वो छोड़ देगा हिम्मत। आपको पता है पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा नए इन्वेस्टर डांट लगाने वाले ही आए हैं जो घर में लॉकडाउन के वक्त बिजनेस चैनल चले, क्योंकि नया कंटेंट तो कहीं था नहीं। स्पोर्ट्स आपका नया दिख नहीं रहा, मूवीज़ नई बन नहीं रही, सीरियल्स नए बन नहीं रहे, या तो कोविड की खबरें देखो मार्च 2020 के बाद, या फिर बिजनेस चैनल्स देखो। तो लोगों ने बिजनेस चैनल्स देखना जो पसंद किया, और उसके बाद तो अब घर में जो है ना, जो बड़ी नारी शक्ति है डांट लगाने वाली, वो खुद बड़े इन्वेस्टर्स आप बहुत पॉपुलर है। मैं जोधपुर गया था एक जन के यहाँ, वो अनिल सिंघवी जी तो ये बोले हैं, उन्होंने ये बोला है, मतलब यू आर जस्ट अच्छा ही बोलते हैं। अच्छा ही बोले भाई। नहीं तो पता चला मार्केट में मंदी आ गई तो निकलना बाहर मुश्किल हो जाए। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि चलिए हमारे मार्केट्स कम से कम दूसरों से बेहतर हैं। अब हमारे अपने क्या इकोनॉमी के कुछ चैलेंज आपको दिख रहे हैं जिनकी वजह से हमें सावधान रहना है? दूसरा, कंपनियों की कमाई के लिहाज से, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसे सब ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर सब ठीक दिखता है, सेल्स है, रेवेन्यू मुझे है, लगता है मैं समझा आप क्या बोल रहे हो। मुझे लगता है जैसे इनपुट कॉस्ट प्रेशर तो एंटायर ओल्ड इकोनॉमी को, जिसको हम कोई ज़माने में कहते थे बेसिक इकोनॉमी, सीमेंट सबको आएगा। तो अब सीमेंट की कंपनियों का आप नतीजे देखिए तो बहुत ख़राब लग रहा है। लेकिन ये सीमेंट इंडिया में कमोडिटी नहीं है, सीमेंट इंडिया में एफएमसीजी प्रोडक्ट है। और मैं बोलूँगा क्यों, कार्टेल से इन लोगों ने पूरे भाव रोक के रखे हैं। कमोडिटी का काम होता है कि मंदी के बाजार में तुम 40% घट जाओ, तो स्टील जो 70,000 बिकता है वो 20-50,000 हो सकता है, लेकिन सीमेंट कभी भी 30% गिरता नहीं, बिकॉज पूरा कार्टेल है। तो आप सीमेंट की कंपनियों के नतीजे देखिए, उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, कोल का दाम बढ़ गया, फलाना डिम का, उस कारण इनके रिजल्ट्स अपेरेंटली खराब लग रहे हैं। लेकिन ये अच्छा टाइम है सॉलिड सीमेंट कंपनियां लेने की, अगर आपको ओल्ड इकोनॉमी में प्ले करना है तो। लेकिन वही वाली बात है कि तेजी कहाँ से आएगी? तेजी मुझे नहीं लगता आएगी। हाँ, लेकिन मिड कैप आईटी में बहुत पिटाई हो गई, हमने लिया भी है मिड कैप आईटी। तो ये सब कंपनियों में बिकॉज 20-25% ग्रोथ करती है, और अमेरिका में जो इतना ग्रोथ आ रहा है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहीं से मिड कैप आईटी है। तो उस टाइप की कंपनियां अगर आप लेंगे तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे बैंक्स में नजर आता है, बिकॉज 1 साल के बाद प्री इलेक्शन ईयर होगा, गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतना है, गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव इज टू विन एन इलेक्शन। बाकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसी भी देश की सरकार हो, कोई भी देश, कोई भी गवर्नमेंट, बिकॉज उनका काम क्या है। जैसे आपका काम क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव कि टीआरपी बढ़ना चाहिए, बहुत सही हिसाब से। 100%। फिर उसके बाद आप सोचते हैं यार इनकी कमाई भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट की यही काम है कि मेरे को इलेक्शन जीतना है। तो नेक्स्ट ईयर हमारा होगा प्री इलेक्शन, उस समय आप बजट में देखेंगे इसको माफ, इसको माफ, इसको माफ। और अगर ये सोशलिस्टिक पैटर्न जब आती है तो शेयर बाजार को अच्छा नहीं लगता। वो लोग बोलते हैं 6 किलोमीटर फोर्ट और नारिमन पॉइंट और बीकेसी के अंदर की बाजार है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोशलिज्म जो फ्री का जो मिलता है और गवर्नमेंट फ्री का देना पड़ेगा अगले साल, तो वो शेयर बाजार को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एंगल से मुझे लगता है कि बड़ा कुछ मैजिक नहीं होगा, लेकिन हम संभलेंगे, हम उम्मीद नहीं छोड़ना है अभी। और लेकिन एक और बात है, जब मैजिक होगा तो कोई इनविटेशन नहीं देगा, आपको पता चलेगा 1 स्ट्रोक में 16,000 से निफ्टी 18,000 हो गया और हमारे शेयर बिक गए। तो आजकल तो यही हो रहा है, जब तक आप तेजी का मूड बनाओ मार्केट टॉप बना के नीचे आया था, और जब सोचे कि अब तो गया और एकदम से घूम जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ना वो बहुत खतरनाक हो गई है। पहले मुझे, आपको पहले पता चलता आप मीडिया में, उसके बाद आपके कोई और फ्रेंड को पता चलता, फिर मुझे पता चलता। अब हर आदमी को व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से एक साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस ऑफिस में 200 आदमी काम कर रहे हैं और एक ही दरवाजा है निकलने का, बोलते हैं ना कि फायर जब लगती है थिएटर में, तो और एक ही दरवाजा निकलने का, सबको उसी दरवाजे से निकलना है, सब एक साथ निकल रहे हैं, सब एक साथ घुस रहे हैं, और इसीलिए वॉलेटाइल इतना है। आज से 8 साल पहले रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था, किसी ने बात ही नहीं किया। आज यूक्रेन के बारे में तो हर आदमी को इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन फ्लो क्रिएट कर रही है पैनिक और ग्रीड के बीच में, तो इसीलिए मूवमेंट ऐसा होता है। सर, खरीदना क्या है अगर इस तरह के मार्केट में जहाँ पर मुश्किल है पैसा बनाना? आपने कहा सीमेंट ठीक है, मिड कैप आईटी ठीक है, और क्या हम अभी तक लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है HUL डाबर टाइप कंपनी जो FMCG सॉलिड, जो इन्फ्लेशन का एक तो इम्पैक्ट ली है और 2-4
क्वार्टर के अंदर वो सारा पास थ्रू कर देगी, ये अच्छा समय लेने का, अगर कोई स्टेबल आदमी है तो। देखिए अगर मैं आज बोल दूं कि आप ये फलाना सीमेंट कंपनी ले लीजिए, कल को उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो समझ नहीं आता। और जब क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी से अगर बॉल बहुत स्विंग कर रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है और आपके पास हेलमेट भी नहीं है, तो आप बोलते हैं पहले 10 ओवर टिक के खेलो, करेक्ट, बैट को सीधा खेलो इन द वी, उसके बाद छक्के चौके मारेंगे। तो अभी छक्के चौके का टाइम ही नहीं है। अभी टाइम है आप जो एफएमसीजी पिट गए हैं, जैसे डाबर हुआ, मैरिको हुआ, HUL हुआ, ये सब रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब कंपनियां जो दर्शक है वो देखने चाहिए। और कहाँ जाएगी ये सब तो रहेगी और रूरल इकोनॉमी को नेक्स्ट ईयर बूस्ट मिलेगा, बिकॉज इलेक्शन के पहले अगर बूस्ट मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा, तो उनको फायदा होगा। ये एक इंटरेस्टिंग थीम आपने बताया। अच्छा, अब दूर किससे रहना है? दूर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेटल से दूर रहना है। दूर रहना है, मुझे लगता है खेला खत्म, पैसा हजम हो गया। ये स्टोरी वही थी कि यूएस फेडरल रिजर्व का लिक्विडिटी आ रहा था। देखिए अगर आप मेटल के पास रहेंगे, मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं इन्फ्लेशन हाई रहेगा, इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो फेड और रेट बढ़ाएगा, आप और तेजी करेंगे मेटल में तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे। आप अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि फेड ने रेट बढ़ाकर कंट्रोल कर लेना है, तो फिर ये सारे कमोडिटीज नेक्स्ट 6 से 12 महीने के अंदर इनके दाम नीचे आएंगे। और तभी जो इनपुट हैं, जो कमोडिटी इनपुट है, जैसे मैरिको कोपरा यूज करता है या कोई, उनका काम हो गया। एफएमसीजी आप इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से, और प्लस डिफेंसिव मोड में भी रहता है। और ये सब स्टॉक्स 52 वीक लो पे आ गए तो खराबी नहीं है। एक और चीज अनिल जी बोलता हूँ, नॉर्मली हम बोलते हैं 200 डे तोड़ दिया भाई, अब क्या करें, 52 वीक लो आ गया, अब क्या करें। वो है अगर आपका 15 दिन का व्यू है, आपका 30 दिन का व्यू है। करेक्ट, क्योंकि टॉप जब बनता है, जब 200 के ऊपर रहता है, 20 डे के ऊपर रहता है, 5 डे के ऊपर रहता है और 52 वीक हाई पे रहता है, ऑल टाइम हाई रहता है, तभी मार्केट टॉप बनाता है। करेक्ट, वो ट्रेडर का व्यू अगर आप देख रहे हैं कि 200 डे तोड़ दिया, 52 वीक लो पे आ गया, वो आपका 2 हफ्ते का व्यू है तो करिए। अगर आपका 3 साल का व्यू है, 2 साल का व्यू है, 1 साल का भी व्यू है, तो भी वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नहीं, हम देख रहे हैं जुबलेंट फूड, पिज्जा, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, वीट का दाम बढ़ गया, बिकॉज रशिया में, यूक्रेन में 20% दुनिया का गेहूं बनता है। तो ये सब स्टॉक्स ही तो लेने का समय है अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो। अच्छा सर, ये छोटे छोटे सेक्टर्स जहाँ बड़ी तेजी हुई है, जैसे पेपर, टेक्सटाइल्स, शुगर, इन पे क्या व्यू है? शुगर तो बहुत बुलिश है। अब मैं बताऊंगा क्यों। शुगर सिक्लिकल सेक्टर था, अब वो सेकुलर हो गया एथेनॉल के हिसाब से। तो अब आप शुगर में आप समझिए कि पहले शुगर में मंदी होती थी तो बेचारे क्या करें, अब शुगर में मंदी होगी तो वो सारा डाइवर्ट करके एथेनॉल बना देंगे, एथेनॉल का भाव घटेगा तो वो शुगर बना देंगे, तो ऑटो बैलेंसर हो गया। मुझे लगता है शुगर सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स री रेटिंग होगा। हमारे पास है भी कुछ शुगर के शेयर। तो ये सब अगर इसमें कोई, हाँ, पेपर में तो ग्लोबली लिंक्ड है, इंपोर्ट होता है, दाम घट जाता है, और बहुत छोटी कंपनियां हैं, सब कोई बहुत बड़ी कंपनियां भी नहीं है। बट इन सेक्टर्स में अगर आप मुझसे पूछे तो शुगर मुझे लगता है अच्छा है। टेक्सटाइल सर नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, टेक्सटाइल नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन कॉटन यार्न जो शंकर 6 एक लगता था वो डबल हो गया पूरा। लेकिन अच्छा, कॉटन में अलग अलग चीजों का अलग अलग सप्लाई जोन है। आयरन ओर का दाम बढ़ गया, मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा लेबर लगाया, 4 एक्सकेवेटर लगाए, फोड़ के पूरा पहाड़ तोड़ा और ट्रक पे लोड करके भेज दिया। सो 15 डेज में मैंने सप्लाई क्रिएट की। कॉटन की सप्लाई 15 डेज में नहीं आती है, वो 1 साल लगता है, बिकॉज मैं बोऊंगा, किसान को पता चलेगा अरे इस बार तो कॉटन अच्छा है, रुई की बुआई करो, तो वो 1 साल बाद सप्लाई आएगी। तो अगस्त सितंबर से जब कॉटन का आएगा नई सप्लाई, तो उस समय आप देखेंगे कि कॉटन के दाम थोड़े घटेंगे। जब कॉटन के दाम घटेंगे तो उनके जो ब्रांडेड कंज्यूमर्स जो कपड़ा बेचते हैं, जिनका इनपुट कॉटन है, उनको फायदा होगा, बिकॉज उनको रॉ मटेरियल घटेगा। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि जोडियाक के शर्ट, रिकमेंडेशन ही एग्जांपल से तौर से बोल रहा हूँ, पहले जो 2000 के 4000 के बिकते थे दो जोडियाक के शर्ट, उसने 4000 से 3600 कर दिया क्योंकि उसका इनपुट कम हो गया। वो भाव 4000 ही रहता है। ये जो एक्स्ट्रा कमाई होती है वो उसको एक बार तो यूज नहीं करते हैं, एडवर्टाइजिंग में लगाते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हजम कर जाते हैं उस पैसे को। करेक्ट। तो क्योंकि कुछ कुछ चीजों के दाम घटते नहीं है। एक स्टॉक मेरे पास पहले होता था पेज, वो कभी भी अपना दाम घटाएगा नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूटर को 2 के बजाय 1 एक्स्ट्रा दे देगा, एडवर्टाइजिंग कर देगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कर देगा, लेकिन दाम नहीं घटेंगे। तो जब ये कॉटन के दाम घटेंगे तो ये ब्रांड्स जितने हैं सब वो पैसे हजम कर जाएंगे। अच्छा, 2 और स्टोरीज हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग चली। एक तो रियल एस्टेट, लोग बोलते हैं बड़े सालों बाद अब तेजी दिख रही है रियल एस्टेट में, और दूसरा ऑटो शेयरों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अब नई बातें चल रही। इन दोनों सेक्टर्स पर अपना व्यू बताइए। देखिए, उसमें 2 चीज हैं। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बुलिश हूँ, तो इंटरनेशनली भी हमारे पास टेस्ला बहुत है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें
फर्क अलग अलग कंपनियों की अब अलग। आप ट्विटर भी खरीदेंगे फिर? एक्चुअली ट्विटर मुझे लगता है 8 गुना हो सकता है 6-7 साल में, अगर आप बैक कैलकुलेट करिए। हाँ, जो इलॉन मस्क ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, अगर कोई कैलकुलेट करे उसको, मुझे लगता है 8 साल में 8 गुना होगा। और ये अचानक रात को उठकर सुबह उठे और खरीद लिया नहीं है, ये सारा प्री प्लान्ड है ट्विटर का, मुझे लगता है। उसमें रिपब्लिकन्स भी थे, डोनाल्ड ट्रंप को भी रीइंस्टेट करना है, अचानक इन्वेस्टर मिल गए, तो एनीवे दूसरी बात है वो। बट मुझे लगता है कि चिप शॉर्टेज हर जगह है, चिप शॉर्टेज 6 महीना साल भर में निकल जाएगी। करेक्ट। टाटा मोटर डीवीआर अच्छा शहर है देखने को, लेकिन उसमें फर्क यह है कि टेस्ला इज वे अहेड ऑफ द मार्केट। राइट। चिप जब शॉर्टेज थी, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया और जो एग्जिस्टिंग चिप्स थी उससे साथ काम किया। हम लोग तो यहाँ हाथ में हाथ रख के बैठ गए कि चिप की शॉर्टेज है, हम क्या करें। मारुति मुझे लगता है नेक्स्ट 5 से 10 साल में मार्केट शेयर छोड़ेगा सिर्फ। वो वेट कर रहा है टोयोटा सुजुकी का वहां पे कि तुम लोग कुछ निकाल लो तो मुझे भी बता देना, मैं भी कर लूंगा यहाँ से। ऐसे काम नहीं चलता है, आपको फोर फ्रंट में होना चाहिए। बट इंडिया में अगर आप लॉन्ग टर्म हिसाब से देखेंगे तो टाटा मोटर मुझे लगता है ऊपर से पिटाई हो गई है, लेकिन अच्छा स्टॉक है उठा के रखने का 2-3-4 साल तक। और रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो लॉजिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, रियल एस्टेट खराब होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ये तेजी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। रियल एस्टेट का साइकिल 3-4-5 साल चलता है। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, तो स्टील का दाम इनपुट बढ़ गया है, तो वो हिसाब से रियल एस्टेट की पिटाई है। बट अगर किसी को 3-4 साल का व्यू है तो रियल एस्टेट मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज़ जिस पे आपसे पूछना चाहता हूँ, गोल्ड सिल्वर। काफ़ी लोग वो भी सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस तरह के माहौल में। हालांकि बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा। नहीं, गोल्ड तो गले पे ही अच्छा लगता है, पोर्टफोलियो में क्या करेंगे रखकर, मतलब मुझे लगता नहीं। देखिए, एक सोचने की बात है, बैंक फिक्स डिपॉजिट करके कोई अमीर नहीं हुआ। राइट। अमीर हुआ फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट किया। गोल्ड खरीद के कोई अमीर नहीं हुआ, अमीर हुआ फिर उसने गोल्ड खरीदा। बिल्कुल सही। रियल एस्टेट खरीद के लोग अमीर हुए हैं क्योंकि वो लेवरेज बाय आउट था। 20% डाउन पेमेंट दिया, 80% बैंक का, दाम बढ़ गया, आपको 5x लेवरेज मिल गया। शेयर बाजार से लोग अमीर भी हुए और गरीब भी बहुत हुए हैं। बिजनेस करके लोग अमीर हुए हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे अमीर होना है तो गोल्ड मत लीजिए। आपको लग रहा है मैं बहुत अमीर हूं तो ले लीजिए। क्या बात है, वाह, फॉर्मूला जबरदस्त है, अपने आप सबको याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अच्छा, जाने से पहले एक छोटी सी राय, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो नए नए आए हैं, स्पेशली पिछले साल 1.5-2 साल में थोड़े हिले हुए हैं, ये भी सोचे बेच दे वापस ले लेंगे, नया पैसा लगाने के पहले भी थोड़ा मन में डाउट है, उनको एक बार जरा एडवाइस दे सर। मैं अपना पर्सनल एडवाइस देता हूँ। 2008 में मेरा पोर्टफोलियो 65% गिर गया। 4 बजे सुबह उठता था और सोचता था अब किसको फ़ोन करूँ, कौन उठ गया होगा और उससे व्यू लो। पहली बात है, अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स आएगी तो कोई नहीं रोक सकता है। तेजी बाजार, मंदी बाजार, रिसेशन, डिप्रेशन, यूक्रेन, रशिया, न्यूक्लियर अटैक, अगर आपकी कंपनी की ईपीएस आएगी तो वो ठीक रहेगी, कंपनी का भाव ठीक बढ़ेगा। लेकिन आपको ऐसा परेशानी महसूस होगी कि शायद ये खत्म हो गया पैसा, वापस बनेगा ही नहीं कभी। मेरे साथ हर वक्त यही होता था, जब वो मार्केट घटता था शुरुआत में लगता था इतना मेहनत से बनाया हुआ पैसा सब कपूर की तरह उड़ गया। लेकिन अगर कंपनी ने रिपोर्ट किया अर्निंग्स तो गारंटीड भाव बढ़ेगा। आपको वो कंपनी लेनी है जिनकी ईपीएस बढ़े। फॉर एग्जांपल, रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा महंगा है अभी, टाइटन जैसी कंपनी है, कहाँ जाएगी 5 साल का आपका व्यू है तो। करेक्ट। ये सब कंपनियां आपको देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। हाँ, शुगर में आप कह सकते हैं एथेनॉल मूवमेंट ये हो, कल गवर्नमेंट नहीं आए, पॉलिसी चेंज हो जाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी वो कंपनी लेनी वेरी और वेरी श्योर कि 3 साल में यहाँ से ईपीएस 4 साल में उसकी डबल होगी। कम से कम जब ईपीएस डबल होती है 4 साल में तो शेयर का भाव ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज पी एक्सपेंशन आ जाता है। करेक्ट। उम्मीद में भी नहीं रह सकते कि यहाँ मैं लिया हूँ मेरा भाव आएगा कि नहीं, पता नहीं, भाव का किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आपका अर्निंग्स आएगा, अगर आपकी प्रॉफिट आएगी कंपनी में तो भाव ठीक आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये फॉर्मूला लगाकर अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। बसंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों का पूरा मार्गदर्शन करने के लिए, और आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे बसंत माहेश्वरी साहब बताते हुए आपको बाजार के आगे के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौक़ों के बारे में। इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।